बात एक हॉस्पिटल से होती है जहां पे एक लड़की को बुरी हालत में लेकर आया गया था। डॉक्टर इससे बचाने की कोशिश कर रहे थे तो वहीं इस लड़की की आत्मा उसके शरीर से निकल गई थी और वो हाथ जोड़ जोड़ के डॉक्टर से कह रही थी कि इस लड़की को बचाने की कोई जरूरत नहीं है, इसको रहने दो। इस लड़की का नाम है बान हानी और ये इस ड्रामा की फीमेल लीड है। अब हमें उसके बारे में बताया जाता है कि वो 37 साल की हो चुकी है और वो कई तरह की पार्ट टाइम जॉब भी करती है। वो काफी परेशान थी। आज जब वो स्क्विड बनने की एक पार्ट टाइम जॉब कर रही थी, यहाँ पे पुलिस आकर उसे ले जाती है। वो पूछती रहती है कि क्या हुआ है, लेकिन उसे कुछ नहीं बताया जाता और जेल में लाके बंद कर दिया जाता है। तभी वो देखती है उसके बगल वाले जेल में एक और लड़की को लाया जा रहा था और वो कह रहा था कि सच में मैं ठरकी नहीं हूँ, तुम लोग मुझे गलत समझ रहे हो। बान हानी भी इस लड़के को देखकर डर रही थी, पर वो लड़का कहता है कि तुम मुझे गलत मत समझो, मैं कोई ठरकी नहीं हूँ। इस लड़के का नाम हान यो ह्यून है। अब हमें हान के बारे में बताया जाता है कि ये बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करता है और ये अपने डैड के पैसों को उड़ाता रहता है। उसे कमाना आता ही नहीं है। अब उसके डैड उससे कहते हैं कि तुम पैसा उड़ाना बंद कर दो, कि तुम एक हफ्ते में जितना पैसा उड़ाते हो मैं तुम्हें 1 महीने का टाइम देता हूँ, क्या तुम मुझे वो पैसा कमा के दे सकते हो। हान कहता है डैड 1 महीना देने की क्या जरूरत है, मैं तो वो पैसा आपको 1 हफ्ते में ही कमा के दे सकता हूँ। तो डैड कहते हैं अगर नहीं कमा पाए तो हान कहता है कि आप मुझे घर से बाहर निकाल देना। अब हान अपने सर्टिफिकेट लेकर निकलता है कि आज तो उसे जैसे जॉब मिल ही जाएगी, लेकिन उसे कहीं काम ही नहीं मिलता। अब उसे पैसे तो कमाने थे, इसीलिए वो लोगों की मसाज करना शुरू कर देता है। वो तो मसाज कर करके बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था, लेकिन यहाँ तो बहुत कम ही पैसे इकट्ठे हुए थे। अब वो चाहता है अपने डैड के पास ये पैसे लेकर, मगर उसके डैड कहते हैं कि अब तुम जल्दी से अपने कपड़े निकालो और निकल जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें ये महंगे कपड़े भी नहीं पहनने दूंगा। पर हान की बुआ रोकती है कि रहने दीजिए, वो अपने ही घर का बेटा है, लेकिन वो उनकी बात भी नहीं सुनते और हान को यहाँ से निकालते हैं। हान उनसे डर के भागता है, उसके पास आधे अधूरे कपड़े थे और जब वो रोड पे ऐसे कपड़ों में निकलता है तो पुलिस वाले उसे ठरकी समझ लेते हैं और इसी वजह से वो उसे लॉकअप में डाल देते हैं। फिलहाल लॉकअप में तो बान हानी उससे डर रही थी, तो हान कहता है तो डरने की जरूरत नहीं है, ये कोट बहुत ही महंगा है, मैं सच में अमीर खानदान से हूँ और कोई ठरकी नहीं हूँ। अब इस पुलिस स्टेशन में स्टाइल मारते हुए एक लड़के की एंट्री होती है। इस लड़के का नाम एंथनी है और ये एक एक्टर है। बान हानी इस लड़के को देखकर पहचान गई थी। कुछ समय पहले की बात है, इस लड़के की एक मूवी की शूटिंग हो रही थी। वहाँ पे हानी भी गई हुई थी अपनी फोटोज खींचने के लिए, पर यहाँ पे इस लड़के को लगता है कि गलती से बान हानी ने उसके टॉयलेट करते हुए फोटो खींच ली है। तभी गुस्से में उसने बान हानी का कैमरा तोड़ दिया। हानी बहुत गुस्से में आ जाती है क्योंकि वो कैमरा उसके डैड का था। इसके बाद हानी ने उससे बदला लेने के लिए एंथनी की हर वीडियो के नीचे बुरे बुरे कमेंट्स करना शुरू कर दिए थे। इसी वजह से एंथनी ने इसके खिलाफ कंप्लेन कर दी थी और अब वो लॉकअप में है। तो ऑफिसर यहाँ पे कहता है कि देखो तुम दोनों का केस इतना बड़ा नहीं है, आपस में बात करके सुलझा लो। अब एंथनी और बान हानी दोनों एक दूसरे से माफी मांग करके केस खत्म करते हैं। हानी तो अब यहाँ से जाने लगी थी, तभी हान कहता है कि वो अपनी स्क्विड वाली टोपी मुझे दे जाओ, जो थोड़ी बहुत इज्जत बची है वो चेहरा छुपा के बचा लूंगा, और वो अपनी टोपी उसे दे के चली जाती है। कुछ देर बाद हान के कजन की वाइफ उसे बाहर निकलवाने के लिए आती है और वो उससे अपने डैड से माफी मांगने के लिए कहती है, बट हान कहता है कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैं क्यों माफी मांगू। वो मना कर देता है कि वो माफी नहीं मांगेगा। अब आगे हान एक रेस्टोरेंट में चला जाता है और यहाँ पे बान हानी भी आई हुई थी। ये दोनों एक दूसरे को देख के यहाँ पे पहचान जाते हैं। हान तो दूसरी टेबल पे जाके बैठ जाता है, लेकिन बान हानी यहाँ पे ब्लाइंड डेट पे आई थी। बट ये यहाँ पर हानी से कहता है कि फोटो से तो तुम बहुत ज्यादा बड़ी उम्र की लग रही हो। वो तो यहाँ से खाना पीना खा के चला जाता है, लेकिन बान हानी सोचती है कि हमेशा उसके साथ ही ऐसा क्यों होता है। दूर बैठा हान भी देख रहा था कि बान हानी काफी परेशान है। अब हान को भी बिल भरना था, लेकिन वो देखता है कि उसके सारे कार्ड्स फ्रीज कर दिए गए हैं। वो अपने घर वालों को भी फोन करता है, लेकिन कोई भी फोन नहीं उठा रहा था। हान इन लोगों से कहता है कि तुम लोग मेरे ये जूते रख लो, काफी महंगे हैं, और उसके बदले ऊपर के बचे हुए पैसे भी तुम ही रख लेना। लेकिन ये होटल स्टाफ इसे पागल समझते हैं। अब हान के पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो बान हानी से जाके पैसे मांगता है, लेकिन बान हानी उससे डरने लगती है। अब हान के बार बार प्लीज बोलने पर बान हानी उसे पैसे दे ही देती है। अब वो बाहर जाके ड्रिंक करती है और देखती है कि हान दूर बैठा उसे ही देख रहा था। बान हानी देखती है कि वो प्यासा है, तो वो उसे जाकर एक कैन दे देती है। हान कहता है कि चिंता मत करो, मैं उसके साथ ये पैसे भी वापस कर दूंगा। बान हानी यहाँ से जाने लगती है, तभी उसके सामने एक ट्रक आ जाता है और यहाँ पर फ्रीज होकर वो याद करने लगती है जब वो 17 साल की थी। पास्ट में वो कितनी ज्यादा दबंग थी। वो एक बॉस जैसी थी और सब उसके ऑर्डर फॉलो करते थे। वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट थी और एक डांसर बनना चाहती थी, लेकिन आज उसकी हालत बहुत खराब हो गई है। अब हमें कहानी का वही सीन दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल में था।
बानहानी को हॉस्पिटल में होश आ जाता है। अब नर्स जब उससे उसकी डेट ऑफ बर्थ पूछती है तो बानहानी अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ वही बताती है जो उसके बराबर वाले बेड पे लेटी लड़की बता रही थी। अब बानहानी जब उस पेशेंट को देखती है तो हैरान हो जाती है कि ये तो वही 17 साल की बानहानी है और वो उससे कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। और छोटी बानहानी कहती है कि तुम मुझे कैसे जानती हो और तुम हो कौन। पास्ट वाली बानहानी प्रेजेंट वाली बानहानी को नहीं पहचान रही थी, लेकिन ये तो 17 साल की बानहानी को पहचान सकती है क्योंकि ये तो उसका छोटा ही रूप है। वो बार बार उससे यही पूछ रही थी कि तुम यहाँ कैसे आ सकती हो। डॉक्टर बानहानी को पागल समझते हैं और उसे लेके जाने लगते हैं। अब छोटी बानहानी जब हॉस्पिटल से बाहर निकलती है तो वो हान से टकरा जाती है। वो उसे देखकर कहता है कि तुम थोड़ी जानी पहचानी लग रही हो। तब वो हान से पूछती है कि ये फोन बूथ कहाँ पर मिलेगा, तो वो कहता है कि तुम कौन से जमाने से हो, अब ये फोन बूथ कहाँ पर चलते हैं। छोटी हानी समझ नहीं पा रही थी कि ये सब चल क्या रहा है, सब कुछ इतना बदला हुआ सा क्यों लग रहा है। वो टीवी देखती है और अपनी फेवरेट एक्ट्रेस को इतना बुढ़ा देखकर कहती है कि अचानक से इन्हें क्या हुआ, ये इतनी बूढ़ी क्यों लग रही है। तो हान कहता है कि तुमने टीवी कब से नहीं देखा है। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। तभी ये छोटी बानहानी की नजर आज की तारीख के ऊपर पड़ती है और वो हैरान हो जाती है कि वो 20 साल आगे कैसे आ गई। तब उसे बानहानी की बात याद आती है कि तुम यहाँ पर कैसे आई, और उसके बाद वो तुरंत उसके पास भागती है। तब बानहानी छोटी बानहानी को समझाती है कि मैं 37 साल की हूँ और तुम 17 साल की हो, हम दोनों एक ही हैं। हम मुझे ये बताओ कि तुम पास्ट से यहाँ फ्यूचर में कैसे आई। छोटी हानी कहती है कि मुझे नहीं पता, पहले तुम ये बताओ कि तुमने मेरी शक्ल की क्या हालत बना रखी है। मैं जो इतनी खूबसूरत हूँ, तुमने 20 साल बाद मेरी इतनी बुरी हालत कर दी है। बानहानी कहती है कि ये सब छोड़ो, फिलहाल यहाँ से निकलते हैं। अब वो छोटी हानी को लेकर हॉस्पिटल से निकलने की कोशिश कर रही थी ताकि कोई उन्हें देख न ले, लेकिन तभी ये दोनों फिर से हान से टकरा जाते हैं। वो हानी से कहता है कि आंटी कहाँ बच के भाग रही हो, मैंने तुम्हारी जान बचाई है, देखो मेरे हाथ पे कितनी चोट भी लग गई है, तो कम से कम मुझे थोड़े पैसे तो दो ताकि मैं हॉस्पिटल का बिल भर सकूं। वो कहती है कि मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी पर मेरे यहाँ से निकलने में मदद करो। हान इन दोनों की मदद करा देता है। छोटी हानी तो बानहानी के साथ जाने के लिए रेडी नहीं थी, वो अलग जाने लगती है, बट यहाँ सब कुछ उसके लिए अलग था क्योंकि वो 20 साल आगे आ चुकी थी। बट जैसे तैसे बानहानी छोटी हानी को ढूंढ ही लेती है और फिर उसे घर ले आती है। अब छोटी हानी घर देखकर खुश होती है कि चलो शक्ल तो बिगाड़ दी है लेकिन घर तो अच्छा बनाया है। अब जब वो चेंज करके बाहर आती है तो देखती है कि बानहानी ने काम वाली के कपड़े पहने हुए थे। वो पूछती है कि ये क्या कर रही हो, तो बानहानी कहती है कि अरे ये मेरा घर नहीं है, ये मेरी बड़ी बहन का घर है। तो छोटी हानी को झटका लगता है क्योंकि बचपन में तो उसकी चलती थी, उसकी बड़ी बहन की नहीं। उसकी बड़ी बहन तो उससे दब के रहती थी, लेकिन आज तो उल्टा है, उसकी बड़ी बहन ने उसे ही अपने यहाँ पे काम वाली बना के रखा है। तो छोटी हानी कहती है कि आखिर तुमने इन 20 सालों में मेरे साथ क्या किया है। तभी इनकी बड़ी बहन हायोंग यहाँ पे आने लगती है और बानहानी छोटी हानी को छुपा देती है क्योंकि हायोंग उसे देख के पहचान जाती है। पर थोड़े ही समय बाद छोटी हानी से गड़बड़ हो जाती है जिसकी वजह से हायोंग बानहानी को घर से बाहर निकाल देती है, सिर्फ आज रात के लिए, क्योंकि उसने उसकी गलती का पूरा इल्जाम अपने ऊपर जो ले लिया था। छोटी हानी भी बचते बचाते बाहर आती है। बड़ी हानी सोचती है कि मुझे अपने पैसे उस लड़के से वापस भी लेने हैं। इसके बाद वो हान को फोन मिलाती है क्योंकि हान ने उसे अपना फोन नंबर दिया था और उससे कहती है कि मुझे पैसों की जरूरत है, मेरे पैसे वापस कर दो। इसके बाद हान भी अपना बोरिया बिस्तरा लेके वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन पैसे देने के लिए नहीं बल्कि वहाँ रुकने के लिए। और वो बानहानी से कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, क्या मैं भी यहाँ पे रुक सकता हूँ। हान कहता है कि देखो तुम्हारी वजह से मेरा हाथ तो काम ही नहीं कर रहा है, थोड़ा तो सोचो मेरे बारे में, मुझे यहीं पर रुकने दो। बानहानी उसे अपने साथ यहाँ रुकने देती है। अब हान की यहाँ भी शहजादों वाली हरकतें शुरू हो जाती है कि सिर्फ अंडे कौन खाता है, तुम्हें तो चिकन भी मंगाना चाहिए था। छोटी हानी उसे गुस्से में घूर घूर के देख रही थी। हान कहता है कि मुझे क्यों घूर रही हो। इसके बाद वो बानहानी से पूछता है कि क्या ये लड़की हमेशा तुम्हारे साथ रहती है, ये है कौन, क्या ये तुम्हारी बेटी है या फिर तुम्हारी छोटी बहन। बानहानी कहती है कि अपने काम से काम रखो। अगले दिन जब बानहानी अपने पार्ट टाइम जॉब पर जाती है तो पता चलता है कि उसे कंपनी से निकाल दिया गया है और उसके ऊपर इल्जाम लगाया गया है कि तुम्हारी वजह से कंपनी की काफी बदनामी हुई है, तुमने इतनी बड़ी गड़बड़ कर दी है। वो गड़बड़ बानहानी ने नहीं की थी, मगर फिर भी बेचारी बार बार माफी मांग रही थी ताकि उससे उसकी पार्ट टाइम जॉब वापस मिल जाए। जब ये सब कुछ छोटी हानी देख लेती है तो उससे देखा ही नहीं जाता। उसके बाद वो बानहानी को बहुत सुनाती है, क्या तुम्हारी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, तुमने मेरी क्या हालत बना दी है। जरा देखो मुझे, 20 साल पहले मैं कितनी कॉन्फिडेंट थी, लेकिन अब जब से आई हूँ तब से बस यही देख रही हूँ कि हर एक से माफी मांगती रहती हूँ, भले ही गलती तुम्हारी हो या ना हो। इतना कुछ सुनने के बाद बड़ी बानहानी बोल देती है कि हाँ मैं ऐसी ही हूँ, तुम्हें कोई दिक्कत है तो तुम चली जाओ यहाँ से। दोनों झगड़ा करके एक दूसरे से दूर दूर चले जाते हैं, मगर थोड़ी देर बाद ही बड़ी बानहानी छोटी बानहानी को लेने पहुँच जाती है और
उससे कहती है कि अब चलो यहाँ से, वैसे भी तुम्हें यहाँ पर कोई जानता नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ हान आज वो अपने डैड की कंपनी में गया था। वहाँ जाकर के वो अपने कजिन से मिलता है और उससे कहता है कि मुझे यहाँ नौकरी चाहिए। अब आगे हान वो कंपनी के बाहर खड़ा हुआ था, तभी उसके डैड उसे देखकर पूछते हैं कि नालायक यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब हान कहता है कि क्यों डैड, क्या आपको लगता है कि ये जमीन आपकी है? मैं यहाँ पे टहलने के लिए आया हूँ, यहाँ टहल भी नहीं सकता क्या? तब उसके डैड कहते हैं कि हाँ, ये जमीन भी मेरी ही है, यहाँ पर तुम टहल नहीं सकते। तो हान कहता है कि चाहिए अपना काम कीजिए और मुझे भी अपनी जॉब पे जाना है, मेरी नौकरी जो लग गई है। वो अपने डैड को बड़े ही रौब से बताकर यहाँ से निकल जाता है और उसके डैड उसके जाने के बाद हंसने लगते हैं कि ये नालायक कभी नहीं सुधरेगा। तो वहीं दूसरी तरफ ये दोनों मिल करके नए नए तरीके सर्च कर रही थी कि छोटी हानि को वापस पास्ट में कैसे भेजा जाए। तरीके ढूंढते ढूंढते तो यहाँ पर साइंटिस्ट के पास भी पहुँच जाती है और वहाँ जाकर के पूछती है कि आपके पास कोई टाइम मशीन पड़ी हुई है क्या? हमें इसे वापस भेजना है पास्ट में, ये पास्ट से आई है। वो साइंटिस्ट इन्हें तुरंत पागल खाने का नंबर देता है कि मैडम आपको यहाँ पे कांटेक्ट करना चाहिए। अब ये ऐसी हरकतें कर रही थी तो कोई भी आम इंसान इनको पागल ही समझेगा। खैर अब आगे बान हानि को पैसों की जरूरत थी और वो अपने पैसे मांगने के लिए जब हान को कॉल कर रही थी तो वो उसका फोन नहीं उठा रहा था। अब बड़ी हानि इतनी परेशान थी कि वो क्या करे, वो हान को कैसे ढूंढे। तब वो कुछ गुंडों को इस काम पे लगा देती है। फिर वो लोग हान को ढूंढने के लिए उसके होटल तक पहुँच जाते हैं और उससे हानि के पैसे वापस मांगने लगते हैं। फिर जैसे ही हानि को पता चलता है तो वो भी होटल पहुँच जाती है और तब उसे देख के हान कहता है कि ये तो तुमने ठीक नहीं किया, तुम्हें अपना फोन चेक करना चाहिए, मैंने तुम्हें तुम्हारे पैसे पहले ही भेज दिए हैं। अब जब हानि चेक करती है तो पैसे तो वाकई में उसके पास आ गए थे। फिर वो हान से माफी मांगती है। सिर्फ वो ही नहीं, वो गुंडे भी उससे माफी मांग के वापस चले जाते हैं। लेकिन हान हानि से कहता है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम ऐसी होगी, खैर दोबारा मुझसे मिलने की कोई जरूरत नहीं है। हान हानि को भी बुरा लग रहा था क्योंकि उसने गलत किया था, इसलिए वो उसे दोबारा रोक करके माफी मांगती है और उस दिन उसका कुछ सामान सोना में रह गया था तो वो उसे वापस करने लगती है। तभी उस सामान में से एक रिंग गिरती है और बान नानी कहती है कि ये तो मेरी है। तब हान कहता है कि ये मेरा है। बान नानी कहती है नहीं, ये कई साल पहले खो गई थी, ये तो मेरे डैड ने मुझे दी थी। अब हान याद करता है कि कई साल पहले बान हानि ने उसे कुछ लड़कों से बचाया था और उसी टाइम बान हानि की वो रिंग वहीं पर गिर गई थी। हान ने जब उससे उसका नाम पूछा था तब बान हानि ने कहा था कि मैं सुपर हीरो हूँ। अब वो बान हानि से कहता है कि तुम ये रख सकती हो, अब मैंने तुम्हारा की रिंग ढूंढा है तो तुम्हें भी मुझे ट्रीट देनी पड़ेगी, हम दोबारा मिल सकते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि बान हानि डिसाइड करती है कि अब वो नारेबाजी करके ही अपनी जॉब वापस लेगी। अब वो जहाँ काम करती थी उसी कंपनी के हेडक्वार्टर्स के बाहर जा करके डांस करके प्रोटेस्ट करने लगती है। उसके साथ में छोटी हानि भी थी। असल में ये कंपनी किसी और की नहीं बल्कि हान के डैड की ही थी। अब वहीं जब हान के डैड खाना खाने के लिए जाते हैं तो एक असिस्टेंट उनसे बोलता है कि बस कीजिए और कितना लेंगे, अब आपकी उम्र हो चुकी है। अब वो देखते हैं कि ये असिस्टेंट है कौन, तो वो देखते हैं कि ये तो उन्हीं का बेटा हान है। वो उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ कर क्या रहे हो। अब वो कहता है कि मेरे पास इतने सारे सर्टिफिकेट्स हैं तो यहाँ तो मुझे एक असिस्टेंट की जॉब मिली गई। वो उससे कहते हैं कि चले जाओ यहाँ से, तुमसे ये काम नहीं होगा। वो कहता है कि डैड आप मुझे कभी कोई काम करने क्यों नहीं देते हैं। तो उसके डैड कहते हैं कि अगर तुम 100 दिन भी यहाँ पे काम करते हुए टिक गए तो मैं तुम्हें घर वापस बुला लूंगा। हान कहता है डैड अब कह दिया है तो मुकरिएगा मत अपनी बात से। दूसरी तरफ बान हानि बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि वो किसी के सामने झुकी नहीं थी बल्कि अपने हक के लिए लड़ रही थी। इसी वजह से वो नाचते गाते छोटी हानि के साथ घर पहुँच जाती है और वहाँ उसकी बहन इन दोनों को साथ में देख लेती है। बान हानि भूल गई थी कि उसे छोटी हानि को छुपाना था। बान हानि उससे कहती है कि मैं तुम्हें सब समझाती हूँ, लेकिन यहाँ पर तो उसकी बहन कुछ और ही समझ जाती है। वो कहती है कि तुमने सबसे कैसे छुपाया कि तुम्हारी इतनी बड़ी बेटी है। बान हानि को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे क्या बोलना है, लेकिन छोटी हानि बोलने लगती है कि आंटी मेरी मॉम को माफ कर दीजिए, हमने आपको कुछ भी नहीं बताया। बान हानि हैरान हो जाती है कि आखिर ये चल क्या रहा है। हानि की बड़ी बहन कहती है कि मैं मॉम को कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन तुम दोनों मेरे घर में नहीं रह सकती हो, निकल जाओ यहाँ से। बान हानि तो मान जाती है लेकिन छोटी हानि इतनी शांति से चुप रहने वाली नहीं थी। वो सीधे जाती है अपनी बड़ी बहन के पास और कहती है कि आंटी मैं और मेरी मॉम तो यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन मेरी मॉम ने जो यहाँ इतने साल तक बर्तन मांजे हैं और पोछा लगाया है उसके पैसे कौन देगा। और वैसे एक और बात आंटी भूलो मत कि आप 20 से टकली हो, ये बात किसी को पता नहीं है, तो अब आप हिसाब बराबर कर दीजिए, हम यहाँ से चले जाएंगे। इसके बाद बड़ी बहन दोनों को मिलने बुलाती है और पैसे देकर कहती है कि अब हिसाब बराबर हुआ तो अब मेरी नजरों से दूर चली जाना। जो बान हानि कहती है कि नहीं हमें पैसों की जरूरत नहीं है, लेकिन जब वो अमाउंट देखती है तो वो खुशी से नाचने ही लगती है क्योंकि वो अमाउंट काफी ज्यादा था, इतना कि इन्होंने अब अपने लिए एक नया छोटा सा घर ले लिया था जो कि इन्हें
बड़े सस्ते में मिल गया था। अब आगे बान हानि को हान का फोन आता है और वो उससे कहता है कि तुम भूल गई क्या कि तुम्हें मुझे पार्टी देनी है। हानि कहती है कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि मैं अभी नई जगह पे शिफ्ट हुई हूँ। अब हान ने उस नई जगह का एड्रेस सुन लिया था तो बस वो उस एड्रेस के बारे में पता करता हुआ पहुंच जाता है वहीं खुद एक रूम लेने के लिए ताकि वो भी उसी जगह रह सके। हान वहीं पे शिफ्ट हो जाता है और ऐसे ही ये लोग आपस में टकरा जाते हैं। तो हान कहता है कि तुम भी यहीं पे रहती हो क्या? मैं तो बहुत टाइम से यहाँ पे रहता हूँ। बान हानि समझ गई थी कि ये जरूर झूठ बोल रहा है। अब बान हानि वहीं पास स्टोर में जाती है शॉपिंग करने के लिए। तो वहाँ से उन्हें पता चलता है कि तुम जिस घर में आई हो मैंने सुना है वहाँ पे भूतनी रहती है, तभी तो वो बिक नहीं रहा था, शायद इसीलिए तुम्हें सस्ते में मिल गया। अब इन दोनों की हालत खराब होने लगती है। दोनों डरती हुई घर पे पहुँचती है। रात को भी जब सोती है तो उन्हें डर लगता है। अगले दिन अब बान हानि की मेहनत रंग लाई थी क्योंकि अब उसे उसकी जॉब दोबारा मिल गई थी और इस बार उसे एक डेस्क जॉब मिली थी। इसके बाद वो खुश होकर अपने लिए नए कपड़े खरीदने जाती है। दूसरी तरफ हान के डैड ने उस पर नजर रखवाई हुई थी। हान से तो ये सब काम 100 दिन तक नहीं होने वाला था, ऊपर से उसे पता भी चल गया था उसके नजर रखवाने के बारे में। तो फिर वो उसी सेक्रेटरी को पकड़ लेता है और उससे कहता है कि तुम्हें पता है ना मैं कौन हूँ, तुम्हारे बॉस का बेटा। आज नहीं तो कल मैं वापस जरूर जाऊंगा, फिर तुम्हारा क्या होगा? इससे बेहतर है कि तुम मेरे लिए काम करो। अब वो डर के उसके लिए सारे काम करने लगता है। अब आगे हानि का पहला दिन था ऑफिस में। दूसरी तरफ हान ने अपने ही सेक्रेटरी से कॉफी मंगवाई थी। जब वो कॉफी लेकर जा रहा था तो वो कॉफी बान हानि के ऊपर ही गिर जाती है। उसका पहला दिन ही खराब हो जाता है, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती थी, इसलिए उसे ऐसे ही ऑफिस में जाना पड़ता है। यहाँ पर हान की सिस्टर इन लॉ बान हानि को देख करके काफी हैरान होती है कि ये यहाँ पर कैसे, क्योंकि बान हानि भले ही सूट पैंट पहन के आ गई थी लेकिन काम ये लोग उससे वही करा रहे थे, सर्विसिंग का। अब बान हानि जाती है लोगों के लिए राइस केक लेने के लिए। वो राइस केक लेकर वापस ही आ रही थी कि वो हान से टकरा जाती है और उसके सारे राइस केक नीचे गिर जाते हैं। हान तो उसे देख के खुश हो रहा था कि तुम यहाँ पे, लगता है हम दोनों एक ही जगह पर काम करते हैं, देखो हुआ ना किस्मत कनेक्शन। मगर बान हानि उस पर गुस्सा कर रही थी कि तुम्हारी वजह से मेरा सब सामान गिर गया, अब मैं अंदर जाकर के कौन सा मुंह दिखाऊंगी। वो दोबारा से उस शॉप पर जाती है लेकिन तब तक राइस केक खत्म हो गए थे। अब बान हानि को ऐसे ही वापस जाना पड़ता है। वो सबसे माफी मांगी रही थी कि तभी वहाँ हान आ जाता है राइस केक लेकर के। उसे देख करके उसकी भाभी हैरान होती है। असल में हान को यहाँ पे कोई पहचानता ही नहीं है, किसी को नहीं पता है कि वो चेयरमैन का बेटा है। हमें दिखाया जाता है कैसे हान किचन में गया और उसने जल्दी से ये राइस केक बना दिए। यहाँ की शेफ भी देखती रह गई थी क्योंकि हान ने शेफ बनने की ट्रेनिंग भी ली हुई है। तभी हान की सिस्टर इन लॉ बान हानि से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, लेकिन बान हानि ने उसे नहीं पहचाना था। लेकिन तभी वो कहती है कि मेरा नाम चियोन है, हम एक ही क्लास में पढ़ते थे। बान हानि काफी खुश होकर कहती है कि अरे चियोन ये तुम हो। लेकिन चियोन बान हानि को देख करके बिल्कुल खुश नहीं हुई थी, बल्कि वो तो उससे ये पूछना चाहती थी कि तुम हान को कैसे जानती हो। वो कहती है कि उस लड़के ने तुम उससे पैसे उधार लिए थे, बस इसलिए जानती हूँ। चियोन समझ जाती है कि बान हानि को नहीं पता है कि हान इसी कंपनी के चेयरमैन का बेटा है। अब हम देखते हैं कि फिर से छोटी हानि ने मुसीबत खड़ी कर दी थी, जिसकी वजह से उसकी बड़ी बहन बान हानि के पास आ जाती है और कहती है कि तुम दोनों मुझे तंग करना बंद क्यों नहीं कर देती? तुम्हें पता है ना कि मुझे तुम क्यों पसंद नहीं हो, क्योंकि 20 साल पहले डैड हमें हमेशा के लिए छोड़ के चले गए थे और वजह तुम थी। अब बान हानि याद करती है कि 20 साल पहले उसने जिद की थी कि उसे एक ऑडिशन में जाना है, लेकिन उसी दिन उसे बचाते वक्त उसके डैड की डेथ हो गई थी। बान हानि ये सब कुछ याद करके काफी ज्यादा रो रही थी। अगले दिन ऑफिस में जब बान हानि बाकी एम्प्लॉयज के साथ कैंटीन में खाना खाने के लिए जा रही थी, तभी हान जानबूझ के बान हानि को ज्यादा खाना दे रहा था कि तुम ये खा लो, तुम्हें ये भी खाना चाहिए। सभी लोगों से देख के हैरान हो रहे थे कि आखिर वो उसे इतना खाना क्यों दे रहा है। अब दूसरी तरफ हमें एंथनी को दिखाया जाता है। असल में वो अपने पहले प्यार को ढूंढ रहा है और वो लड़की उसे कहीं मिल नहीं रही है। अब आगे बान हानि को ऑफिस काम से कहीं जाना था, लेकिन उसे कोई टैक्सी ही नहीं मिल रही थी। हान ये देख लेता है और अपने डैड की सेक्रेटरी से कार का इंतजाम कराता है और उससे कहता है कि तुम्हें कहाँ जाना है, चलो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। और कोई ऑप्शन ना होने की वजह से वो हान की कार में बैठ जाती है। आगे वो उसके काम में मदद भी करता है। अब वापस आके वो उससे पूछता है कि मैंने सुना था कि वो लड़की जो तुम्हारे साथ घूमती रहती है वो तुम्हें उस दिन मॉम बुला रही थी, क्या वो वाकई में तुम्हारी बेटी है? ये तो बताओ कि तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है, मैंने उसे कहीं नहीं देखा। बान हानि कहती है कि हाँ वो मेरी बेटी है और बाकी तुम्हें कुछ जानने की जरूरत नहीं है। अब घर पे रात को बान हानि और छोटी हानि दोनों ही डरने लगती है क्योंकि घर में से अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी। वो यहाँ किसी को जानती भी नहीं थी, इसलिए वो जाके हान को बुला लेती है कि जल्दी चल के देखो घर से कोई आवाजें आ रही हैं। तो हान भी आ जाता है घर चेक करने के लिए, लेकिन यहाँ पे इन्हें कोई भी नहीं मिलता है। इसके बाद हान हानि से कहता है कि बहुत ठंड हो रही है इसीलिए गर्म कपड़े पहना करो वरना ठंड लग जाएगी तुम्हें, और मैं चलता हूँ, तुम्हें फिर से कोई आवाज आए तो मुझे बुला लेना, फिलहाल तो कोई नहीं है। खैर अब अगले दिन ऑफिस में बान हानि का टीम डिनर था। वो टीम डिनर पे सबके साथ जाती है। यहाँ पर उसने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली थी और इसके बाद वो नाचती
नाचती गाती वापस आ रही थी। तभी हान उसे देख लेता है। वो उससे कहता है कि तुम इतना डांस क्यों कर रही हो, कहीं तुमने कोई लॉटरी तो नहीं जीत ली है। बान हानी कहती है कि नहीं नहीं, तुम भी मेरे साथ डांस कर सकते हो। असल में अब मैं पहले की तरह कॉन्फिडेंट रहने लगी हूँ, इसीलिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। हान भी बान हानी के लिए खुश होता है, लेकिन वो थोड़ी ही देर में बेहोश होने लगती है। तभी वो उसे कंधे पे उठा के ले जाता है और वो कहती है कि मेरे डैड भी मुझे ऐसे ही लेके जाते थे। तो हान कहता है कि तो बताओ एक और चक्कर घूमना है क्या तुम्हें। वहीं दूसरी तरफ एंथनी को ये पता चल गया था कि उसका पहला प्यार बान हानी के मोहल्ले में ही रहता है। वहीं जब हान बान हानी को घर वापस लेकर के गया था, तभी छोटी हानी पूछती है कि ये सब चल क्या रहा है, तुम मेरी मॉम को ऐसी हालत में घर क्यों लेकर आए हो, कहीं तुम लोग डेट पर तो नहीं गए थे, तुम मेरी मॉम को पसंद करते हो क्या। तो हान कहता है कि क्या मैं और इसे पसंद करता हूँ। तो बान हानी खड़ी हो जाती है और कहती है कि मैं बताती हूँ, और इतना कहते ही वो हान के ऊपर वॉमिट कर देती है। दूसरी तरफ एंथनी अपने पहले प्यार का घर ढूंढता हुआ वहाँ पे पहुँच गया था। वो गेट खटखटाता नहीं सीधा अंदर आ गया था। वहाँ वो हान को देख के हैरान होता है और हान उससे पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। तभी छोटी हानी बाहर आती है और एंथनी कहता है कि बान हानी तुम। असल में उसका पहला प्यार कोई और नहीं बल्कि बान हानी ही थी। तो हान कहता है कि अरे ये बान हानी नहीं, उसकी बेटी है। बान हानी तो वहाँ लेटी हुई है, पर तुम उसे कैसे जानते हो। तभी एंथनी बान हानी को देखता है और उसका तो सिर ही घूम जाता है कि ये तो वही लड़की है जिसको उसने लॉकअप में बंद करवाया था। बान हानी भी उठ जाती है और कहती है कि एंथनी हमारा तो हिसाब बराबर हो गया था ना उस दिन। इसके बाद तो वो सीधे उसके मुंह के ऊपर कुल्लाई कर देती है। उसको तो चक्कर ही आने लगते हैं कि ये सब क्या देख लिया। उसकी बचपन वाली बान हानी को आज क्या हो गया है। वो तो सदमे में वापस ही चला जाता है। वहीं छोटी हानी हान को ट्रैक सूट ला करके देती है। हान कहता है कि तुम्हारी मॉम की वजह से मेरा महंगा सूट खराब हो गया है, उसे ड्राई क्लीन करा करके वापस दे देना। वैसे वो लड़का तुम्हारी मॉम को कैसे जानता है। बान हानी कहती है अच्छा एंथनी वो तो मेरे साथ स्कूल में पढ़ता था। हान कहता है क्या। हान हैरान होता है। तो वो कहती है मेरा मतलब है मेरी मॉम के साथ स्कूल में पढ़ता था। तो हान कहता है वैसे तुम सच में अपनी मॉम की तरह दिखती हो। तो हान कहता है कि मैं भी बचपन में एक बार उससे मिला हूँ। हानी पूछती है कब। तो वो बताता है कि एक बार उसने मेरी जान बचाई थी और कहा था कि वो सुपर हीरो है। तो छोटी हानी कहती है अच्छा तुम वो ही रोने वाले लड़के हो। हान कहता है कि तुम्हें कैसे पता। तो छोटी हानी कहती है कि कुछ दिन पहले मॉम ने ही इस बारे में बताया था। अब तुम जाओ यहाँ से। अगली सुबह जब बान हानी उठती है तो छोटी हानी उसकी क्लास ले रही थी कि ये सब चल क्या रहा है, तुम उस हान को डेट कर रही हो क्या। तो बान हानी कहती है ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन तभी उनके गेट पे कोई आता है और ये कोई और नहीं एंथनी था। वो इन्हें पैसों का लिफाफा देने आया था। उससे देकर वो जाने लगता है। बान हानी पूछती है कि आखिर हमें ये पैसे देकर क्यों जा रहा है। तो छोटी हानी कहती है कि ये वही पागल है जो स्कूल टाइम में मेरे पीछे पड़ा हुआ था। अब बान हानी पहचान जाती है एंथनी को और वो तुरंत जाकर उसे पैसों का एनवेलप वापस करती है कि हमें ये नहीं चाहिए, तुम आखिर होते कौन हो मुझे पैसे देने वाले। तब एंथनी कहता है कि मैं समझ सकता हूँ कि तुम दोनों को ऐसे रहने में दिक्कत होती होगी, लेकिन वो उसे पैसे देकर वापस चली जाती है। अब आगे एंथनी जब कपड़े खरीदने जाता है तो शोरूम के बाहर उसे हान मिलता है। वो हान से पूछता है कि वो उस दिन बान हानी के घर पे क्या कर रहा था, क्या वो उसका हस्बैंड है। तब हान कहता है कि ये मैं तुम्हें क्यों बताऊं, मुझे नहीं बताना। लेकिन एंथनी कहता है शायद तुम्हें पता नहीं है, स्कूल टाइम में मेरा और बान हानी का चक्कर चल रहा था। हान पूछता है कैसा चक्कर। तो एंथनी कहता है ये मैं तुम्हें क्यों बताऊं, और ये कह के निकल जाता है। तो दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोच के परेशान थे। अब आगे हान को पता चलता है कि उसके डैड ने उसके अकाउंट को ही फ्रीज करा दिया था। अब वो अपने अकाउंट से पैसे नहीं निकाल पा रहा था। बीच बीच में उसकी बुआ उसकी मदद कर देती थी पैसों के मामले में, लेकिन अब तो वो रास्ता भी बंद हो गया। हान जा करके अपने डैड से झगड़ा करता है कि आप चाहते क्या हो, मेरे पास थोड़े भी पैसे ना रहे। लेकिन वो उसे सीधे बाहर का रास्ता दिखाते हैं। हान बाहर आता है तो वो देखता है कि बान हानी यहाँ एक पोस्टर को पढ़ रही है। वो भी जाकर के उसे पढ़ने लगता है। असल में कंपनी में एक नाश्ता बनाने का कंपटीशन होने वाला था। इसमें जिसकी भी नई डिश पसंद आएगी वही ये कंपटीशन जीतेगा और उसे काफी पैसे भी मिलेंगे। हान उससे पूछता है कि क्या तुम कंपटीशन में पार्ट लेने वाली हो। बान हानी कहती है फिलहाल तो नहीं, पर वो उससे पूछती है क्या तुम लेने वाले हो। तो हान कहता है हाँ मुझे तो जरूर लेना ही पड़ेगा, मुझे पैसों की जरूरत जो है। अब जब बान हानी घर पे पहुँचती है तो वो देखती है कि छोटी हानी ने टेबल पे मोमबत्तियां जलाई हुई हैं और ऊपर वाले से प्रार्थना कर रही है कि बारिश करा दो। असल में वो यहाँ पे बारिश वाले दिन ही आई थी, तो उसे ऐसा लगता है कि अगर बारिश होगी तो वो वापस से चली जाएगी। अब बड़ी हानी भी छोटी हानी के लिए काफी परेशान थी, लेकिन बेचारी की मुश्किलें भी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। बान हानी से अब काम में एक छोटी सी गड़बड़ हो जाती है और जीवन उसके ऊपर बहुत चिल्लाती है। वो उससे कहती है कि तुम्हारी इस टीम में कोई जगह ही नहीं है, तुम उसके काबिल ही नहीं हो। जीवन उसकी काफी इंसल्ट करती है और बान हानी को ये काफी बुरा लगता है। अब उसने हान की मदद लेकर के ये प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दी थी, लेकिन अब वो भी दिखाना चाहती थी कि उसकी भी कोई जगह है, इसलिए वो उस कंपटीशन में पार्ट लेना चाहती थी और उसने जीवन को कह दिया था कि वो इसमें जीत करके अपनी वैल्यू साबित कर देगी। दूसरी तरफ चेयरमैन देखते हैं कि आज उनके ऑफिस से उनकी चेयर तो गायब है। फिर उन्हें पता चलता है कि उनकी चेयर तो उनका बेटा हान अपने किचन में ले गया है। हान उस चेयर के ऊपर बैठा अपनी सेक्रेटरी से कह रहा था कि अब
अब तुम देखो मैं कैसे उससे बदला लेता हूँ। अब से तू और मैं एक टीम है और हम कंपटीशन में जीत करके दिखाएंगे और अपने डैड को रोड पे ले आऊंगा। ये सब कुछ बहुत जल्द मेरा होगा। दूर से चेयरमैन उसकी नौटंकी देख के परेशान हो रहे थे। अब आगे बान हानी हान को जा करके शुक्रिया बोलती है आज उसकी मदद करने के लिए और फिर उसे डिनर पे ले जाती है। और यहाँ पे बान हानी उसे बताती है कि वो भी उस कंपटीशन में पार्ट लेने वाली है। फिर वो उससे पूछती है कि क्या तुम मेरी टीम बनोगे। हान तो सोच में पड़ जाता है कि बान हानी तो सामने से टीम बनने के लिए सोच रही है, पर मैंने तो 3 से 4 लोगों को बता दिया है कि मैं उनकी टीम बन करके उन्हें कंपटीशन में जिता दूंगा। लेकिन वो बान हानी से कहता है कि तुम चिंता मत करो, अब से हम दोनों एक टीम है और हम ये कंपटीशन जीतेंगे। और बाकी सब लोगों को मैसेज कर देता है कि अब से मैं तुम्हारी टीम नहीं हूँ, अब तुम लोग अपना अपना देख लो। अब घर लौटते वक्त तो हान बान हानी से पूछ ही लेता है कि तुम्हारा उस एंथनी के साथ कोई चक्कर था क्या। लेकिन बान हानी कहती है कि नहीं, मेरा उस एंथनी के साथ कोई भी चक्कर नहीं था। अब ये जानने के बाद तो हान बहुत ही खुश होता है। अब अगले दिन बान हानी को पनिशमेंट में वॉलंटियर सर्विस देने के लिए जाना था। उसने जो एंथनी के खिलाफ कमेंट्स किए थे उसी के चक्कर में उसे पनिशमेंट मिली थी। अब बान हानी छोटी हानी को भी अपने साथ ले जाती है। जब ये लोग सर्विस देने के लिए जाते हैं तो देखते हैं कि हान भी यहाँ पर आया हुआ है। हानी उससे पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। हान यहाँ पे याद करता है कि जब एंथनी ने कहा था कि उसके और बान हानी के बीच में चक्कर चल रहा था तो जेलेसी में उसने भी बुरे बुरे कमेंट्स किए थे और उसी की सजा उसे भी मिल गई। लेकिन बान हानी को वो कुछ नहीं बताता। बस बान हानी को वो इतना कहता है कि गलतियाँ किससे नहीं होती है, मैं भी पनिशमेंट की वजह से यहाँ पर हूँ। बल्कि हान के साथ साथ तो एंथनी भी यहाँ पर आया हुआ था। हान को काम करता हुआ देख करके एंथनी को बड़ा अच्छा लग रहा था। अपनी पनिशमेंट पूरी करने के बाद अब रात को ये सभी डिनर करने के लिए साथ में बैठते हैं। एंथनी को यहाँ पर खाना बहुत अच्छा लगता है। अब कुछ देर बाद को देखते हैं कि क्लीनर आकर के कहती है कि तुम में से टॉयलेट कौन गया था, पूरी टॉयलेट जाम करके आया है। हमें पता चलता है कि ये सब तो एंथनी ने किया था क्योंकि उसी ने इतना सारा खाना ठूस ठूस के जो खाया था और उसी की वजह से टॉयलेट जाम हो गई थी। अब सब उसके खिलाफ बुरे बुरे कमेंट्स करने लगे थे। लेकिन तभी बान हानी बोलती है कि टॉयलेट मैं गई थी और मेरी वजह से ही टॉयलेट जाम हुई है। इसके बाद तो एंथनी उसको प्यार भरी नजरों से देखता ही रहता है। इसके बाद एंथनी बान हानी से कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। लेकिन हान भी यहाँ पे जानबूझ के एंथनी की कार में बैठ जाता है और कहता है कि मैं भी वहीं जा रहा हूँ, मुझे भी लिफ्ट दे दो। पूरे रास्ते एंथनी बान हानी को देखकर खुश हो रहा था और हान जेलस हो रहा था और कहता है जल्दी चलो मुझे नींद आ रही है। अब बान हानी और छोटी हानी अंदर जाने लगती है लेकिन एंथनी उन्हें मुस्कुरा के देखते ही रहता है। हान तो बस जेलस ही होता रहता है। लेकिन एंथनी हानी को कॉफी पीने के लिए कहता है और वो उसे ऊपर ले जाती है। लेकिन हान भी कंपटीशन के बारे में कुछ डिस्कस करने का बहाना करके आ जाता है। इसके बाद एंथनी हान को रोक करके पूछता है कि क्या तुम बान हानी को पसंद करते हो। लेकिन हान कहता है कि अगर मैं उसे पसंद भी करता हूँ तो क्या हुआ। इतने में ही अंदर से उन दोनों के चिल्लाने की आवाज आती है और ये दोनों अंदर भागते हैं और देखते हैं कि घर में सामान यहाँ वहाँ फैला हुआ था, मतलब कि जरूर कोई यहाँ आया था। अचानक से सब लाइट्स बंद हो जाती हैं और इन्हें पता चलता है कि घर के अंदर कोई तो है। बान हानी कहती है कि ये लहसुन उठाओ, जरूर यहाँ पर कोई भूत है। उसके बाद ये सब डर के मारे उसे उठा लेते हैं और भूत को भगाने लगते हैं। ये लोग उसके पीछे पीछे भागने लगते हैं और आज तो इन्होंने उसे पकड़ ही लिया था। असल में ये कोई भूतनी नहीं थी, ये तो बान हानी के मकान मालकिन की बेटी थी। इससे बात करने से इन्हें पता चलता है कि ये नहीं चाहती थी कि उसकी मॉम ये घर किसी को किराए पे दे। वो खुद इसे अपना स्टूडियो बनाना चाहती थी और यही वजह है कि वो इतने टाइम से सबको यहाँ पे डरा रही थी। अब अगली सुबह हान बान हानी के यहाँ पे पहुँच जाता है और उसे चल के कंपटीशन के लिए नई डिश बनाने को कहता है। इसके बाद एंथनी बान हानी के यहाँ पे आता है उसके लिए कॉफी लेकर के, मगर यहाँ पे तो सिर्फ छोटी हानी थी और वो उससे कहती है कि तुम सुबह सुबह दिमाग खराब करने के लिए आ गए, मॉम तो यहाँ पे नहीं है, वो अपने कंपटीशन के लिए गई है हान के साथ। अब एंथनी ये जान करके जेलिस हो रहा था। दूसरी तरफ चेयरमैन को पता चलता है कि हान बान हानी के साथ कंपटीशन में पार्ट ले रहा है, तो ये जान करके वो खुश होते हैं क्योंकि वो बान हानी को पसंद करते हैं और अब उन्हें भी लगता है कि हान सुधर रहा है। उसके बाद गाँव से बान हानी की मॉम और दादी आ गई थी उसकी बड़ी बहन हायम के यहाँ पे। वो उसे फोन करके मिलने के लिए बुलाते हैं। बान हानी की दादी को डिमेंशिया है। जब वो बान हानी से मिलने के लिए आती है तो वो उससे पहचानती ही नहीं है, बस बार बार कहती रहती है कि मुझे बान हानी से मिलना है। दूसरी तरफ छोटी हानी को पता चलता है कि उसकी दादी यहाँ पर आई हुई है, तो उसका भी मन था उनसे मिलने के लिए और वो किसी को बिना बताए हाय उनके यहाँ पहुँच जाती है। पहले तो दादी सो रही थी लेकिन जैसे ही छोटी हानी वहाँ से जाने लगती है तभी दादी उठ जाती है और उससे हानी कह के पहचान लेती है। वो उनसे मिलकर के काफी खुश हुई थी। जाते हुए हानी को दादी एक चार्जर देती है और कहती है कि अपने फोन को चार्ज कर लेना, तुम फोन नहीं उठाती हो। हानी चार्जर लेकर के वहाँ से जाने लगती है लेकिन तभी वो अपनी मॉम से टकरा जाती है। वो देख कर के हैरान होती है कि ये लड़की तो हानी की तरह लग रही है। वो उसे बुलाने लगते हैं लेकिन छोटी हानी यहाँ से भाग जाती है। सब हैरान होते हैं कि ये लड़की कौन थी जो कि बिल्कुल बान हानी की तरह दिख रही थी। इसके बाद एंथनी अपने पुराने स्कूल गया था और वहाँ जाके वो याद
याद कर रहा था कि बान हानी के फादर के डेथ में कहीं न कहीं वो भी जिम्मेदार है। दूसरी तरफ बान हानी की मॉम उससे मिलने के लिए आती हैं। उसने छोटी हानी को तो छुपा दिया था, लेकिन उसकी मॉम पूछती हैं कि मैंने तुम्हारे जैसे दिखने वाली लड़की को घर पर देखा था, आखिर वो है कौन। बान हानी बहाना बनाती है कि वो तो मेरे दोस्त की बेटी है, वो बस थोड़ी बहुत ही मेरी तरह दिखती है। फिलहाल तो उसकी मॉम ने इस बात पे यकीन कर लिया था। इसके बाद छोटी हानी बान हानी को बताती है कि दादी ने मुझे इस पुराने फोन का चार्जर दिया है, क्योंकि छोटी हानी जब पास्ट से आई थी तो वो अपने साथ अपना पुराना फोन लेकर के भी आई थी, जो कि काफी टाइम से बंद पड़ा हुआ था, क्योंकि उसका चार्जर इनके पास नहीं था। अब ये लोग उस फोन को चार्जिंग पे लगा देते हैं। छोटी हानी उससे पूछती है कि मैंने सबको तो देख लिया, लेकिन डैड कहाँ पे हैं? उसको तो क्योंकि पता ही नहीं था उसके डैड की डेथ हो गई थी। लेकिन बान हानी झूठ बोल देती है कि डैड तो बाहर काम करते हैं, इसलिए वो बहुत कम आते हैं। दूसरी तरफ हम चेयरमैन को देखते हैं, जो कि डॉक्टर से बात कर रहे थे। डॉक्टर उनसे कह रहा था कि आपको अपनी फैमिली को बता देना चाहिए कि आपकी आंखों की कंडीशन ठीक नहीं है, बहुत जल्द आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। अब अगले दिन का सीन देखते हैं। बान हानी देखती है कि छोटी हानी सुबह सुबह कहीं जा रही है, तो पूछने पर छोटी हानी उसे बताती है कि उसने एंथनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है एक आइडियल बनने के लिए। लेकिन बान हानी कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि तुम पास्ट से आई हो। वो एंथनी के पास जाकर के इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने लगती है। तभी यहाँ पे डायरेक्टर आके कहते हैं कि हमें 2 लोगों की जरूरत है, और बड़ी हानी और छोटी हानी को देख करके वो कहते हैं कि ये दोनों उस रोल के लिए परफेक्ट रहेंगी। अब छोटी हानी की जिद करने पर बान हानी मान जाती है। अब बान हानी जब रेडी होकर के आती है तो एंथनी तो उसे देखते ही रह जाता है। ये फोटोशूट एक फैमिली फोटोशूट था, और एंथनी को बान हानी का हस्बैंड बना दिया था, और खुशी के मारे तो वो पागल ही हुआ जा रहा था। दूसरी तरफ हान आज अपने घर गया था, तो उसके डैड कहते हैं कि यहाँ क्या करने आए हो? वो कहते हैं कि आपसे मिलने थोड़ी ना आया हूँ, अपनी कजिन से मिलने आया हूँ। लेकिन असल में हान अपनी पहली कमाई से अपने डैड के लिए एक टी शर्ट लेके आया था। हान के सामने तो चेयरमैन कोई रिएक्शन नहीं देते, मगर उसके जाने के बाद वो बहुत खुश हो रहे थे। दूसरी तरफ बुआ जब हान को बाहर छोड़ने के लिए गई थी, तो वो उससे कहती है कि तू इस कंपटीशन को छोड़, मैं तुझे बाहर घूमने के लिए भेज देती हूँ। पर हान कहता है कि नहीं, मुझे तो इस बार कंपटीशन में पार्ट लेना ही है। लेकिन हान के जाने के बाद बुआ कुछ ठीक नहीं लग रही थी, जैसे उन्हें ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अब फाइनली कंपटीशन का दिन आता है। इन दोनों ने डिसाइड किया था कि बान हानी प्रेजेंटेशन देने के लिए स्टेज पर जाएगी। इधर बान हानी प्रेजेंटेशन दे रही थी, तो दूसरी तरफ उसी पुराने फोन पे आज एक कॉल आता है, और छोटी हानी डर जाती है कि इस फोन पे कॉल कैसे आ सकता है, जबकि ये तो उसके साथ पास्ट से आया है। वो फोन रिसीव करने जा ही रही थी कि उसकी बड़ी बहन हायोंग आ जाती है। वो फोन उठा ही नहीं पाती। दूसरी तरफ उन दोनों की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी गई थी, इसीलिए ये लोग रात को सेलिब्रेट करने के लिए डिनर पे आते हैं। हान बान हानी से बोलता है कि तुम्हारी ये बेटी बिल्कुल वैसे ही लगती है जैसे तुम हाई स्कूल में लगती थी। बान हानी पूछती है कि तुमने मुझे कब हाई स्कूल में देखा? तो हान उसे कहता है कि सुपरमैन में वही हूँ जिसे तुमने बचाया था। बड़ी हानी को याद नहीं था, क्योंकि बहुत साल हो गए थे। तभी छोटी हानी उसे साइड में ले जाती है, वरना उसका झूठ पकड़ा जाता। छोटी हानी उसे बताती है कि ये वही लड़का है जिसकी हमने एक बार जान बचाई थी। बड़ी हानी को भी सब याद आ जाता है। फिर ये लोग न्यूज देखते हैं कि आज बारिश होने वाली है, और फिर तो ये दोनों यहाँ से भाग जाती हैं शमन के पास जाने के लिए। हान तो उन्हें रोकता ही रहता है कि तुम दोनों मेंढक हो क्या, जो बारिश की बात सुनते ही भाग गई। असल में इन लोगों ने एक शमन से बात की थी कि जिस दिन बारिश होगी उस दिन वो पास्ट वाली हानी को दोबारा से पास्ट में भेज देंगे। अब शमन बान हानी के फोन पे कॉल कर रहा था, लेकिन बान हानी का फोन जल्दी में हान के पास ही छूट गया था। हान फोन रिसीव कर लेता है, और शमन बिना कुछ भी सुने सब कुछ बोल देता है। उस पास्ट वाली लड़की को मत लेकर के आना, उसके ऊपर खतरा है। हान परेशान हो जाता है कि ये पास्ट वाली लड़की है कौन। उसे छोटी हानी की बातें अजीब लगने लगती हैं, और सारी चीजें उसके दिमाग में घूमने लगती हैं। वही देखते हैं दूसरी तरफ छोटी हानी और बड़ी हानी का एक्सीडेंट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में ये दोनों हॉस्पिटल बेड पे थी। हान भी यहीं पर था। बान हानी को होश आ जाता है, और वो हान को देखती है। उसे देखते ही वो पूछती है कि छोटी हानी कहाँ पे है। तब हान कहता है कि तुम उस पास्ट से आई लड़की की बात कर रही हो, वो भी ठीक है। बान हानी ये सुन के हैरान हो जाती है, और उससे पूछती है कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला। तब हान उसे शमन को दिखाता है, जो कि यहीं पर था। शमन बान हानी को बताता है कि उस लड़की के ऊपर अभी भी खतरा है, इसीलिए उसे घर में रखो। और वो शमन ये भी बताता है कि उस लड़की के यहाँ आने की सिर्फ एक ही वजह है कि कोई उससे बहुत डेस्परेटली मिलना चाहता है, किसी को उसकी जरूरत है। अब बान हानी हान का शुक्रिया बोलती है आज फिर से उसकी मदद करने के लिए। तब हान कहता है कि तुम अपना ध्यान रखो, मैं किसी को इस बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि कोई भी मेरी बात पे विश्वास करेगा भी नहीं। अब दूसरी तरफ चेयरमैन ने अपनी इस बीमारी के बारे में अपनी बहन के बेटे डोयंग को बता दिया था, और उससे कहा था कि तुम इस बारे में किसी को भी नहीं बताओगे, हान को भी नहीं। दूसरी तरफ हायोन छोटी हानी के बारे में सोच रही थी कि मुझे नहीं लगता कि वो बान हानी की बेटी है, तो आखिर वो है कौन। अब बान हानी ने छोटी हानी को भी बता दिया था कि हान को सब कुछ पता चल गया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हान के डैड का वो सेक्रेटरी जो हान की बात मानना था, वो तो हान की बुआ के साथ मिला हुआ था। उसकी बुआ कुछ तो प्लानिंग कर रही थी। वो अपनी डॉटर इन लॉ जियोन के पास भी जाती हैं। वो उसे डराते हुए कहती हैं कि
तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। अब जी उनको हम रात को ऑफिस में देखते हैं। वो बानहानी की कंप्यूटर में कुछ तो करने आई थी। अब बानहानी अगली सुबह ऑफिस आती है और यहाँ पे आके वो सुनती है कि उसके और हान की टीम कंपटीशन जीत गई है। वो खुशी मना ही रही थी कि इतने में इन्वेस्टिगेशन टीम आती है और उससे कहती है कि तुम्हारा आइडिया चोरी का था। वो लोग उसे इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाते हैं और वो लोग हान को भी इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाते हैं। दोनों से एक एक करके पूछताछ होती है। ये दोनों अपनी सफाई देने की कोशिश कर रहे थे। अभी दोनों बाहर आते हैं तो हान बानहानी को घबराया हुआ देख करके कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, जब हम दोनों ठीक है तो हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता। अब बानहानी जब अपने घर आती है तो देखती है कि छोटी आनी घर पे नहीं थी और उसे हर जगह ढूंढने लगती है। उसे छोटी आनी कहीं भी नहीं मिलती, लेकिन जब वो वापस आती है तो वो देखती है कि वो तो घर पर बैठ करके ही नूडल्स खा रही थी। यहाँ बड़ी आनी उसे डांटती है कि जब मैंने मना किया है तो तुम कहीं बाहर नहीं जा सकती। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती है। बड़ी आनी अब बाहर चली जाती है। दूसरी तरफ हान सबूत ढूंढ रहा था कि उसने और बानहानी ने कोई भी आइडिया नहीं चुराया है। अब उसे अपनी बुआ को लेकर के भी कुछ शक होता है और फिर वो अपनी सेक्रेटरी से ही पूछता है कि क्या तुम्हें लगता है कि इन सबके पीछे मेरी बुआ का हाथ है। उसको तो कोई आइडिया ही नहीं था कि सेक्रेटरी भी उसके साथ मिला हुआ है। दूसरी तरफ डोयंग को भी पता चल जाता है कि उसकी मॉम इन सब में मिली हुई है। वो उनसे पूछता है कि आप हान के साथ ऐसा क्यों कर रही हैं। वो कहती है कि मैंने ही उनके आइडिया को चुरा करके दूसरी कंपनी को दिया था। वैसे भी चेयरमैन बहुत जल्दी ही अंधे होने वाले हैं और उसके बाद कंपनी किसे संभालनी है, आखिरकार मुझे ही। डोयंग को यहाँ पे सब समझ में आ जाता है कि उसकी मॉम के इरादे क्या हैं। डोयंग कहता है कि मैं अभी जा करके आपको सच सबको बताता हूँ। उसके बाद वो उसे उसी दिन की रिकॉर्डिंग दिखाती है जब जीहुन बानहानी के कंप्यूटर में कुछ कर रही थी। वो कहती है कि ये मैंने नहीं किया तो तुम्हारी वाइफ नहीं है। दूसरी तरफ जीहुन बानहानी से मिलने के लिए उसके घर गई थी। वो छोटी हानी से भी मिलती है और छोटी हानी तो उससे मिलकर कुछ ज्यादा ही खुश थी क्योंकि वो दोनों पहले दोस्त जो थी। जीहुन कहती है कि तुम्हारी बेटी तो बिल्कुल तुम्हारी जैसी है, ऐसा लग रहा है मैं तुमसे ही बात कर रही हूँ। यहाँ इन दोनों के बीच में जो बचपन में गलतफहमी हुई थी वो भी दूर हो जाती है। हमें पता चलता है कि उस रात जीहुन ने बानहानी के कंप्यूटर में कुछ गड़बड़ की ही नहीं थी। अब हान अपने भाई डोयंग से मिलने के लिए गया था और उससे कहता है कि मुझे लगता है कि इन सब के पीछे बुआ का ही हाथ है। तो डोयंग उससे सबूत मांगता है। इसके बाद डोयंग अपनी मॉम के पास जाकर के कहता है कि मैं आपके साथ हूँ। असल में डोयंग अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है और उसे बचाना चाहता है, इसीलिए वो अपनी मॉम का साथ देने के लिए भी रेडी हो गया। दूसरी तरफ छोटी हानी और बड़ी हानी जब अपने घर पे वापस पहुँचती है तो पहले से ही इनकी मॉम वहाँ पे बैठी हुई थी और आज वो इन दोनों को साथ में देख लेती है और फिर वो उनसे पूछने लगती है कि आखिरकार ये लड़की है कौन। वो छोटी हानी को पकड़ के पूछने लगती है कि तुम कौन हो। छोटी हानी रोते हुए उन्हें मॉम बुलाती है। पीछे से हायोंग भी आ गई थी और उसने भी ये सब सुन लिया था। हायोंग कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। अब बानहानी ने अपनी मॉम और हायोंग को सब कुछ बता दिया था कि ये लड़की बानहानी ही है जो पास्ट से आई है। जब उसकी मॉम कहती है कि हाँ ये मेरी ही बेटी है, क्या मैं अपनी बेटी को नहीं पहचानूंगी। वो रोती हुई छोटी हानी को शांत कराती है। दूसरी तरफ बुआ ने कंपनी में जो कुछ भी चल रहा था उसे जानबूझ करके न्यूज चैनल पे टेलीकास्ट करवा दिया था और ये न्यूज देख करके चेयरमैन की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है और हॉस्पिटल से सीधे हान को फोन पहुंचता है। इधर हॉस्पिटल में चेयरमैन के पास डोयंग था और उनकी आंखें पूरी तरह से चली गई थी। उन्हें अब कुछ भी नहीं दिख रहा था। हान यहाँ पर पहुंच जाता है और उनसे पूछता है कि आप ठीक तो है ना, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं। लेकिन चेयरमैन तो उसकी तरफ देख भी नहीं रहे थे। वो डोयंग से कहते हैं हान को बाहर भेजने के लिए। डोयंग हान को समझाता है कि अंकल अभी ठीक है, तुम जाओ यहाँ से। हान चला जाता है। उसके बाद चेयरमैन डोयंग से कहते हैं कि उसे बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए। जब उसकी मॉम की डेथ हुई थी तो मैंने देखा है वो कितनी बुरी तरीके से टूट गया था, वो मेरी ऐसी हालत नहीं देख पाएगा। दूसरी तरफ छोटी हानी फिर से अपने डैड के बारे में इन लोगों से पूछने लगती है। तब उसकी मॉम और हायोंग दोनों ही हैरान होते हैं। बड़ी हानी इन लोगों को बाहर लेकर के आती है और वो उन्हें बताती है कि वो उस टाइमलाइन से आई है जहाँ पे डैड जिंदा थे। इसे नहीं पता है कि डैड की डेथ हो चुकी है। फिर ये दोनों कहते हैं कि फिर तो हमें काफी संभल के रहना पड़ेगा। अब अगले दिन बानहानी और हान को फोन पहुंचता है कि उनके ऊपर जितने भी इल्जाम लगे थे वो हटा दिए गए हैं। उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला है, इसलिए वो कंपनी में काम करने के लिए वापस आ जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ बुआ का दिमाग तो खराब हो रहा था कि कैसे कोई भी सबूत नहीं मिला। इसके बाद वो जीवन की तरफ देखती है और उससे अकेले में कहती है कि तो तुमने मुझे धोखा दे ही दिया। जीवन कहती है कि माफ कीजिए लेकिन मैं इतनी नीचे नहीं गिर सकती हूँ। अब हान कंपनी में तो वापस आ गया था लेकिन उसे अभी भी बुआ के ऊपर शक था कि बुआ कुछ तो गड़बड़ कर रही है क्योंकि कंपनी में रीस्ट्रक्चरिंग होने वाली थी। काफी पुराने एम्प्लॉयज को यहाँ से निकाला जा रहा था। इसी बारे में बात करने के लिए वो अपने डैड के पास हॉस्पिटल जाता है। यहाँ आकर के उसे पता चलता है कि उसके डैड यहाँ पे नहीं है। वो डोयंग को फोन मिलाता है तो वो कहता है कि चेयरमैन ट्रिप पर चले गए हैं। चेयरमैन ने डोयंग से कहा था कि हान मेरे बारे में पूछे तो उसे कुछ भी मत बताना। अब हान ये भी नोटिस करता है कि उसका सेक्रेटरी भी कुछ दिन से काम पर नहीं आ रहा है। वो उसका एड्रेस पता करते हुए वहाँ पर पहुँच जाता है। यहाँ पे उसे पता चलता है कि सेक्रेटरी की दादी की तबीयत बहुत खराब थी तो वो उनकी मदद करने लगता है। इससे सेक्रेटरी को भी काफी गिल्टी महसूस होता है। वो हान का शुक्रिया करता है उसकी मदद करने के लिए
लिए। तभी हान उससे पूछता है कि तुम मुझे सच सच बताओ, तुम मेरी बुआ के साथ मिले हुए हो ना, और कंपनी में चल रही सारी गड़बड़ के पीछे मेरी बुआ का हाथ है। और यहाँ पर राज सेक्रेटरी सब कुछ बता देता है और वो हान से माफी भी मांगता है कि उसकी मजबूरी थी इसलिए उसे बात माननी पड़ी। अब हान रात को कंपनी में जाता है किसी काम से, तो यहाँ पर वो अपनी बुआ ओडोइंग की बातें सुन लेता है कि वो चेयरमैन को उनकी पोजीशन से हटाने की बात कर रहे हैं। और यहाँ हान को ये भी पता चलता है कि उसके डैड की आंखें चली गई हैं। और ये सब जानने के बाद हान को बहुत बड़ा झटका लगता है। इसके बाद जब बान हानी वापस लौटती है तो वो अपने घर के बाहर हान को देखती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ बाहर क्यों खड़े हो। बान हानी उसे अंदर ले आती है और आज हान बान हानी को उसके नाम से बुलाता है और कहता है कि मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ, क्या मैं अच्छा इंसान हूँ। बान हानी कहती है कि हाँ तुम बहुत अच्छे इंसान हो। हान कहता है कि अगर मैं वैसा इंसान नहीं हुआ जैसा तुम मुझे समझ रही हो तो प्लीज मुझसे नफरत मत करना, मैं बुरा नहीं हूँ। अगले दिन हान डोएन की कार का पीछा करता है ये देखने के लिए कि उसके डैड कहाँ पर है। हान दूर से ही अपने डैड को देख करके काफी इमोशनल हो रहा था कि उसके डैड कितनी तकलीफ में है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बुआ ने शेयर होल्डर्स की मीटिंग रखी थी और वो रीस्ट्रक्चरिंग के प्लान को आज पास करवाने वाली थी। और तभी यहाँ पे हान एंट्री लेता है और आकर के कहता है कि मैं इसके खिलाफ हूँ। लेकिन बुआ कहती है कि तुम सिर्फ चेयरमैन की बेटी हो, तुम यहाँ पर वोट नहीं दे सकते। लेकिन तभी पीछे से चेयरमैन भी आते हैं और कहते हैं कि मैं भी इसके खिलाफ हूँ, यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला है। वो सबको यहाँ से जाने के लिए कह देते हैं। अब हम पिछला सीन देखते हैं कि हान अपने डैड के पास गया था और रोते हुए कह रहा था कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, मुझे और बाकी एम्प्लॉयज को काम से कैसे निकाल सकते हैं। तब चेयरमैन कहते हैं कि कौन किसे निकाल रहा है, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। तब हान यहाँ पे उन्हें सब कुछ बता देता है और वो ये भी कहता है कि हाँ मुझे ये भी पता है कि आपकी आंखें चली गई हैं और आपने इतनी बड़ी बात अपने बेटे से छुपा कर रखी। आपको क्या लगता है कि मैं आपका साथ नहीं दूंगा, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। वो अपने डैड का हाथ पकड़ के रोने लगता है। तभी चेयरमैन भी उसे शांत कराने लगते हैं। फिर हम उसी सीन पे आते हैं, बुआ अपने भाई के ऊपर चिल्ला रही थी कि आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, मैंने इस कंपनी के लिए बहुत कुछ किया है तो मैं ये कंपनी लेकर के ही रहूंगी। अब पूरी कंपनी में ये बात पता चल जाती है कि रीस्ट्रक्चरिंग नहीं होने वाली है क्योंकि चेयरमैन का बेटा यहाँ पे आ गया है। सब लोग ये जानना चाहते थे कि चेयरमैन का बेटा है कौन। सब लोग देखते हैं कि चेयरमैन को उनका बेटा लेकर के आ रहा है और ये कोई और नहीं था, ये हान था जो उन्हीं के बीच में काम कर रहा था। बान हानी ये देख करके हैरान होती है और उससे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। वो जा करके जोइन से पूछती है कि क्या ये सच है, तो जीवन कहती है कि हाँ ये सच है, हान हमारी ही फैमिली का मेंबर है और चेयरमैन का बेटा। बान हानी यकीन नहीं कर रही थी कि कल तक वो उससे थोड़े से पैसे मांग रहा था, वो इतनी बड़ी कंपनी के चेयरमैन का बेटा है। अब हान बान हानी के घर पे आता है और वो उससे पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हो। वो उससे कहता है कि ये कोई मजाक नहीं है, ये सच है। ऐसी कई और भी चीजें हैं जो मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता, लेकिन तुम मुझ पे विश्वास रखो, मैं जल्दी तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। दूसरी तरफ बुआ भी शांत रहने वाली नहीं थी। उन्होंने फिर से शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलवाई थी कि अब तो चेयरमैन को दिख ही नहीं रहा है तो वो कंपनी कैसे संभालेंगे। वो चेयरमैन को उनकी पोजीशन से हटाना चाहती थी। हान को पता चलता है तो वो अपने डैड के मैनेजर से बात करता है कि मुझे अब क्या करना चाहिए। वो उसे कहता है कि तुम्हें जा करके बाकी शेयर होल्डर्स से बात करनी होगी कि वो तुम्हारा साथ दे। अब हान बान हानी के पास जा करके सब कुछ बता देता है कि कंपनी में क्या कुछ चल रहा है और उसे शेयर होल्डर्स को मनाना है। बान हानी उसकी मदद करने के लिए मान जाती है। इसके बाद वो कंपनी में सारे एम्प्लॉयज का एक ग्रुप बनाती है और सबको पूरी सिचुएशन समझा देती है। सभी लोग अपने चेयरमैन को सपोर्ट करना चाहते थे। अब ये लोग अलग अलग ग्रुप्स में जा करके शेयर होल्डर्स से बात करते हैं और उन्हें अपनी तरफ करने की पूरी कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ एंथनी के ऊपर एक मुसीबत आ गई थी। किसी ने उसकी पुरानी फोटो पब्लिश कर दी थी कि इसने तो प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। पहले ये बहुत बदतमीज हुआ करता था, अब धीरे धीरे एंथनी के फैन कम होने लगते हैं और एंटी फैन बढ़ने लगते हैं। अब दूसरी तरफ शेयर होल्डर्स की मीटिंग का दिन आ चुका था। अब डोइंग की वाइफ जीउन उससे कह रही थी कि तुम ये सब कुछ मत करो, चेयरमैन का साथ दो। पर डोइंग कहता है कि क्या तुम जानते हो कि ये सब कुछ मैं तुम्हें ही बचाने के लिए कर रहा हूँ। अब जीउन को जब पूरा सच पता चलता है तो वो कहती है कि उसने तो कोई गड़बड़ की ही नहीं है। अब जाकर के डोइंग को सच पता चला था, लेकिन डोइंग फिर भी कहता है कि अब मैं बहुत आगे आ चुका हूँ। दूसरी तरफ छोटी आनी अपनी मॉम के साथ जाने के चक्कर में चोरी छुपे उनकी कार में जाके बैठ जाती है, लेकिन यहाँ उसे पता चलता है कि उसकी मॉम तो मेमोरियल साइट पे आई थी, उसकी डैड की मेमोरियल साइट पे। ये देख करके उसे बहुत ही बड़ा सदमा लगता है। इधर बान हानी के पास फोन पहुंचता है और वो तुरंत निकलती है। उसने मीटिंग का रिजल्ट भी नहीं सुना था कि क्या हुआ। तभी हान बाहर आता है और सभी एम्प्लॉयज को बताता है कि हम जीत गए हैं, चेयरमैन कहीं भी नहीं जा रहे। फिर हमें पता चलता है कि असल में डोइंग ने अपनी मॉम के खिलाफ सारे सबूत शेयर होल्डर्स के सामने रख दिए थे कि उसकी मॉम ने कितने घपले किए हैं, जिस वजह से शेयर होल्डर्स ने उन्हें नहीं हटाया। दूसरी तरफ दोनों बान हानी रोई जा रही थी और उनकी मॉम उन्हें समझाने की कोशिश कर रही थी कि उसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी, तुम्हारे पिता को तुम्हारी वजह से कुछ भी नहीं हुआ था। वो बड़ी बान हानी से भी माफी मांगती कि आज तक मैंने तुमसे ये बात नहीं कही। अब बान हानी वापस से कंपनी आती है और वहाँ पे आके उसे पता चलता है कि चेयरमैन को नहीं निकाला गया। वो हान को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलती
है। अब रात को ये दोनों वापस आ गए थे। हान भी उसके घर आ गया था। अब बान हानी के उस पुराने फोन में आज फिर से कॉल आती है। बान हानी जब उस फोन को उठाती है तो सामने से उसके डैड बोल रहे थे। हान हैरान होकर पूछता है कि तुमने कहा था कि तुम्हारे डैड इस दुनिया में नहीं है, तो फिर फोन किसका आया है। बान हानी उसे शांत करवाती है। बान हानी के डैड उसे कहते हैं कि पास्ट से आई हानी के पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है, कोई भी रास्ता ढूंढ करके तुम्हें उसे वापस भेजना होगा। अब बड़ी हानी छोटी हानी को ये सब कुछ बता देती है और ये सब लोग मिल करके उस शमन के पास जाते हैं। शमन कहता है कि उसके पास सिर्फ 7 दिन ही बचे हैं, उससे पहले ही उसे वापस जाना होगा। दूसरी तरफ एंथनी मीडिया के सामने जा करके सारे इल्जामों को एक्सेप्ट करता है और फिर सबके सामने माफी मांगता है। इसके बाद वो बान हानी के पास भी जाता है और उससे कहता है कि मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। उस टाइम हाई स्कूल में जब तुमने मुझे रिजेक्ट किया था, तब उस समय मैंने तुम्हारे डैड को बताया था कि तुम ऑडिशन देने जा रही हो, और उसी दिन जब वो तुम्हें रोकने के लिए जा रहे थे तब उनका एक्सीडेंट हुआ था। इसमें सब गलती मेरी है, मैं ही जिम्मेदार हूँ। बान हानी कहती है कि नहीं, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, मेरी मॉम ने मुझे समझाया है, जो होना था वो हो गया, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है, तुम्हें खुद को गलत मानने की जरूरत नहीं है। एंथनी कहता है कि तुम सच में बहुत अच्छी हो और फिर वो चला जाता है। अब देखते हैं कि छोटी हानी के पास सिर्फ 2 ही दिन बचे थे और वापस जाने का रास्ता भी नहीं था। लेकिन आज छोटी हानी के सपने में उसके डैड आते हैं और वो वही जगह देखती है जहाँ उसके डैड ने पहली बार कैमरा खरीदा था। पास में एक टनल थी, शायद यही वो रास्ता था। अब अगली सुबह बान हानी को छोटी हानी का एक लेटर मिलता है कि वो यहाँ से जा रही है, उसे रास्ता मिल चुका है। बान हानी नहीं समझ पा रही थी कि आखिर वो गई कहाँ पे, क्या वाकई में रास्ता मिला भी है या नहीं। वो हान के साथ मिलकर उसे ढूंढने लगती है और जैसे तैसे टनल के पास पहुँच जाती है। छोटी हानी बड़ी हानी को समझाती है कि यही एक रास्ता है। हान भी उसे समझाता है कि आज आखिरी दिन है, ट्राई करने में कुछ नहीं जा रहा। बान हानी मान जाती है। फिर वो छोटी हानी का हाथ पकड़ के खुद उस टनल के उस पार लेकर जाती है। जाते हुए रास्ते में वो काफी बातें करती है। छोटी हानी बड़ी हानी से कॉन्फिडेंस के साथ जीने के लिए कहती है और उसकी तरफ बनने के लिए कहती है। उसके बाद छोटी हानी गायब हो जाती है। वो अपने टाइम लाइन में वापस पहुंच गई थी। फिर हम देखते हैं कि असल में बान हानी अपनी कहानी हमें सुना रही थी। वो बताती है कि हान ने अब कंपनी ज्वाइन कर ली है और चेयरमैन की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो रेस्ट ले रहे हैं और अपनी पोजीशन उन्होंने डोइंग को संभालने के लिए दी है। वो और हान धीरे धीरे बहुत ज्यादा अच्छे दोस्त बन गए हैं। वहीं दूसरी तरफ एंथनी ने एक्टिंग का करियर छोड़ दिया है, उसने एक रेस्टोरेंट खोला है और अब हान बान हानी को फ्लावर्स देता है और कहता है कि क्या हम साथ में एक नई शुरुआत कर सकते हैं। बान हानी भी मान जाती है। इसके बाद बान हानी हमें बताती है कि वो मैं खुद ही थी जिसे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी। मैं चाहती थी कि कोई मुझ में वो पुराना कॉन्फिडेंस ला करके भर दे, शायद इसीलिए मैं पास्ट से खुद से मिलने के लिए आई थी। वो खुद को ही थैंक यू बोलती है और इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।